Astronomical students, रेशन एनालिसिस में एक चीज अंडरस्टैंडिंग की थी, एक चीज की वो था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल आवाज में थोड़ा मसला आ रहा था, इस वजह से कल वाली सारी चीजें हम एक दफा रिकैप करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज बेसिकली द रिलेशन between independent variable and dependent variable. हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन कितना स्ट्रांग है। हमने कल बात की थी कि ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की वैल्यू -1 से मैक्सिमम +1 तक बढ़ सकती है। ना ये +1 से बढ़ सकती है, ना ये -1 से बढ़ सकती है। तो ये इसका वैल्यू अगर +1 है तो +1 का क्या मतलब बनता है, अंडरस्टैंड किया था। +1 का मतलब है देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनमें परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। और 0 का मतलब है नो रिलेशन। जो डाटा दिया गया है, अगर आंसर उसमें 0 आ जाए तो उसका मतलब होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आर की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n सॉल्यूशन एक्स वाई माइनस सॉल्यूशन एक्स सॉल्यूशन वाई ओवर n सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस सॉल्यूशन एक्स होल स्क्वायर into n सॉल्यूशन y स्क्वायर माइनस सॉल्यूशन y होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर ऑफ। तो जब हम दिए हुए डाटा में से इन फिगर्स को फाइंड आउट करके r की वैल्यू निकालेंगे तो वो r की वैल्यू किसी भी डाटा में -1 से +1 तक हो सकती है। ना 1 से बड़ा आंसर आएगा प्लस में, ना ही माइनस में 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आ गया तो इट मींस आपने गलत कैलकुलेशन की है, आपको अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा चेक करना है। तो इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता, ना माइनस में ना प्लस में। नॉर्मली इसका आंसर पॉइंट होता है, 0.9, 0.92, 0.8, 0.7 कुछ भी हो सकता है इस दी हुई रेंज के अंदर अंदर। तो जितना आंसर 1 के करीब होगा, बेशक पॉजिटिव में या नेगेटिव में, रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एक और चीज कल पढ़ी थी, उसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज r स्क्वायर, यानी जो r का आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर लेना है तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाएगा। अब ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताएगा क्या, मैं फॉर एग्जांपल सपोज करता हूं कि मैंने एक डाटा से r की वैल्यू फाइंड की और r की वैल्यू आई 0.9। अब अगर मुझे r स्क्वायर फाइंड करना है तो मुझे 0.9 का स्क्वायर लेना है। 0.9 के स्क्वायर का मतलब है 0.81। अब 0.81 को हम 81% भी कह सकते हैं। अब जो 81% है वो 81% क्या बताता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन
describes percentage change dependent variable due to a change in independent variable. नॉर्मली एग्जाम्पल में ऐसे लिया होता है कि हमने यूनिट्स को इंडिपेंडेंट कहा होता है और कॉस्ट को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल कहा है, क्योंकि कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स पे। मैं सपोज करता हूँ एक डाटा, लेट से 100 पे कॉस्ट आपकी आई $2000 और 150 पे आपकी कॉस्ट आई $2200। 2000 से 200 क्यों, 2200 क्यों भाई? अगर इसका आर स्क्वायर 81% है तो इसका मतलब है कि ये 2000 से बढ़ के जो 2200 हुई है उसमें उसकी क्या रीजन है? 81% ऑफ चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, चेंज इन यूनिट्स। इस तरीके से हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैंने सपोज किया कि अगर आर स्क्वायर का आंसर 81% है तो 81% का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन डिस्क्राइब्स द परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कॉस्ट अगर 2000 से बढ़ के 2200 पे चली गई है तो ये जो 200 का चेंज आया है, ये चेंज इस वजह से आया है कि हमने 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो कितने परसेंट चांसेस है? 81% रीजन इसकी ये है, और बाकी जो 19% चेंज है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स है, क्योंकि टोटल कोई भी जो चेंज होता है, जैसे टोटल चेंज जो है वो 100% होता है, तो 81% के जिम्मेदार तो यूनिट्स है। बाकी का जो चेंज है 19% जो चेंज है, दिस इज ड्यू टू अदर अनएक्सप्लेन फैक्टर्स, यानी जो इस सवाल में एक्सप्लेन नहीं किए गए। तो हो सकता है इन्फ्लेशन हुआ हो, इन्फ्लेशन। इसका एमसीक्यू कैसे आएगा? तो सवाल एग्जामिनर ये बना सकता है कि आपका जो आर स्क्वायर है वो क्या बताता है। तो स्टेटमेंट याद रखनी है, आर स्क्वायर डिस्क्राइब्स द परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन है इसकी आर स्क्वायर की। इस डेफिनेशन को ये एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा एमसीक्यू ये बन सकता है कि जैसे अगर आर स्क्वायर 81% है तो ये 81% क्या बताता है? 81% ऑफ चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स, और बाकी का जो 19% है दैट इज अदर अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर, यानी जिनका जिक्र इस सवाल में करंटली हमें नहीं पता है। हो सकता है वो इन्फ्लेशन हो, कोई और वजह हो सकती है। तो ये हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन करी थी, आर और आर स्क्वायर। आर को हमने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी डाटा में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कितने ज्यादा अटैच है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उनका। और फिर आपको ये परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव और जीरो का मतलब है नो रिलेशन। तो ये दो चीजें हमने कल क्लास के स्टार्ट पे आर और आर स्क्वायर पढ़ी थी। अच्छा, अब स्टूडेंट की नॉर्मल कंफ्यूजन क्या है? स्टूडेंट ये कहता है कि सर सीधी पेपर है तो मुझे इतना लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमें पेपर में इतनी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करना, और अगर सवाल आ भी जाए तो हमारे पास बहुत सारे स्मार्ट वेज में हम इसको बगैर पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक क्वेश्चन शेयर किया था जिसमें हमने आर एक इक्वेशन बनानी थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन बनाना था, फिर मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताएं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताएं। तो मुझे एक स्टूडेंट ने विद इन 10 मिनट्स डिटेल्ड कैलकुलेशन करके सही आंसर 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे आ गया, और फिर बाकी की सारी बात मेरी
अप्लाई करने में गुजर गई जिनसे नहीं हुआ, तो मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर्स अभी शेयर करूंगा जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं कैलकुलेशंस में। स्टूडेंट पहली मिस्टेक ये करता है कि वो घबरा जाता है डाटा की फिगर्स को देख के, इतनी ज्यादा फिगर तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी सोचा नहीं है। आपने कैलकुलेटर से करना है इसे, और फिर जब वो कैलकुलेटर से भी ऐड करता है तो इवन वो ऐड नहीं कर पाता। और आप माशाल्लाह सारे वो लोग हैं जो एटलीस्ट एफएससी करके आए हैं। तो कैलकुलेटर से चलाना भी आपको मैं अभी सिखा देता हूँ। आपके मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने इकट्ठे किए हैं, वो मैं भी आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ और आपको पहले टेक्निक बताऊंगा हाउ टू हैंडल लार्ज डाटा, कि आपने किस तरीके से उस डाटा को मिनिमाइज करना है। तो हमने इन फिगर से घबराना नहीं है। जी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स ने की। जी होश हो कि आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? अभी मुझे एडमिन में से कोई बताए आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अब देखिए स्टूडेंट ने वाई स्क्वायर की कैलकुलेशन की और वाई स्क्वायर का आंसर ये आया, और स्टूडेंट ने कहा कि सर ये अब मैं कैसे ऐड करूं, ये अगर आप टोटल देखें तो टोटल उससे नहीं हो पाया, तो स्टूडेंट को ऐड करना नहीं आया। अब इसमें अगर आप सारे लोग ये देखें तो इस स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है टेंस पावर में। तो इसने बहुत सारी जगहों पे तो टेंस पावर 10 लिखी है, लेकिन कुछ जगहों पे इसने टेंस पावर 11 लिख दिया है, क्योंकि कैलकुलेटर ने 11 आंसर बताया होगा। अगर 11 कैलकुलेटर ने आंसर बताया है तो जरूरी नहीं है आप वही लिखें, क्योंकि आपने जब इसका टोटल करना है तो टोटल आप तभी कर पाएंगे अगर सबकी पावर सेम है। अगर 10 पावर 10 होता तो आप कैलकुलेशन कर सकते थे। तो इसका मतलब है ये जहां पे इसने जैसे लिखा है 1.156 इंटू 10 रेज पावर 11, इसको उसने 10 पावर 10 में कन्वर्ट करना था, यानी ये होता 11.56 इंटू 10 पावर 10। इसी तरह ये जो नीचे वाला है ये 10.8 इंटू 10 पावर 10 बनना था। तो आपने हमेशा लाइक विद लाइक ऐड करना है। ये ऐसे ही है कि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक चेयर है एक टेबल है, तो ये दोनों मिलकर दो टेबल नहीं है, ना ही दो चेयर है। मुझे लाइक विद लाइक ऐड करना है, चेयर में चेयर ऐड करनी है, टेबल में टेबल ऐड करना है। तो ये 10 पावर 10 हमें बनाना है, हमें 10 पावर 11 12 नहीं करना। तो जहां पे वो 11 है तो मुझे उसका एक डेसिमल उधर शिफ्ट कर लेना है, तो ये बन जाएगा 11.56 इंटू 10 पावर 10। तो फिर आप 10 पावर 10 को राउंड कर रहे हैं। अभी आपको शो कराऊंगा जो मुझे विद इन 10 मिनट सोल्यूशन मिला, और जो बेस्ट था, जितने भी सोल्यूशन मुझे आए उससे नीट एंड क्लीन सोल्यूशन मुझे कुछ नहीं आया। तो ये आपने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूं। अब उसी स्टूडेंट ने शायद या ये किसी और स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया कि सर मैं यहां आके फंस गया हूं, अब क्या करूं। तो यार ये कैलकुलेटर का मसला है। आप माशाल्लाह सारे जो है वो मैट्रिक भी आपने आला नंबरों में किया होगा, एफएससी भी की है, तो कैलकुलेटर चलाना अगर आपको नहीं आता प्लीज यूट्यूब से सीख लें, तो आपको इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ये कैलकुलेशन का इशू है, आप यहाँ आके फंस गए। तो डाटा से घबराना नहीं है, मैं आखिर पे आपको इसका स्मार्ट वे बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना कि इतना लेंथी कैलकुलेशन एमसीक्यूज में आ जाएगी, बल्कि ये तो हम 1 मिनट से कम टाइम में कर लेंगे। जी एक और कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे भी वही हुआ स्टूडेंट के साथ कि 10 पावर 10 में आ रहा था, अच्छा बना, एक दो फिगर्स 11 में आ गया, कैलकुलेटर ने 11 में बताया था। तो इसका मैंने आपको हल बता दिया कि आपने 10 पावर 10 में लेके जाना है इसे। अच्छा अब मैं आपके साथ वो सोल्यूशन शेयर करता हूँ जो इसकी मैंने बात की थी कि जो मुझे विद इन 10 मिनट्स आ गया था। अब देखिए इस स्टूडेंट ने कितनी अच्छी कैलकुलेशन की, इसने राउंडिंग कर ली है ऊपर, जिस तरह हम 1000 राउंड करते हैं, तो इसने 10 पावर 10 को राउंड कर लिया, इसने साथ लिखा नहीं। तो देखिए आप भी सब कुछ सोच सकते थे।
आप लोग करते क्या है, आप ये कहते हैं कि सर ने हमें जो बताया था ना, हमने उस तरीके से करना है। अब मैंने तो राउंडिंग करना नहीं सिखाई, ये भी तो आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है ना, कि जिसने इस तरीके से उसने अपने दिमाग को यूज किया, उसने कहा क्यों ना मैं 10 पावर 10 को राउंड कर रहा हूँ। तो देखिए डाटा कितना सिंपल हो गया, 5.29, 6.25, 6.76, इन सबको आप कर ले ऐड, तो ये बन गया 94.86। अब इसी सॉल्यूशन का नेक्स्ट पेज में आपसे शेयर करता हूं। ये बी का आंसर आ गया, और इसी तरह तो आगे वाला फॉर्मूला यूज करके ए का आंसर भी आ गया, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वेशन भी बन गई। ये सोल्यूशन मैंने ग्रुप्स में बाद में शेयर भी कर दिया आज, और कल मैंने कुछ लोगों को शेयर कर दिया था। इसके जो बाकी पार्ट है आर का आंसर आया बिल्कुल ठीक, इसका 0.98, और फिर आर स्क्वायर 96.28%। तो देखो बेटा ये भी आपकी क्लास का ही एक स्टूडेंट है, तो डाटा को देख के घबराना नहीं है, इसने बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेशन किया है, और ये विद इन 10 मिनट सोल्यूशन आया था। इसमें ये भी नहीं है कि शायद पहले गलतियां हो और उसके बाद उसने नीट एंड क्लीन करके भेजा है। तो आप लोगों को भी इतना परफेक्ट होना चाहिए जो बेसिक कैलकुलेशंस है। अच्छा ये तो था, अगर ये रिटन पेपर होता तो इसके 10 मार्क्स होते थे, क्योंकि काम के हिसाब से ही नंबर होते हैं, तो ये 10 मार्क्स होते थे रिटन में। अब एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में हम इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन में इसके एक दो तरीके बताता हूँ। मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई ताकि हमारा टाइम बच सके। वो सवाल है जो हमने पहले किया था, 80, 60, 120, 90, 70, ये यूनिट्स है और कॉस्ट है। आप इसी तरह इसको लिख लें एक्सेल में, ठीक है। और हमें भी पता है कि हमें दो चीजें फाइंड करनी होती है रिग्रेशन के लिए, एक ए और एक बी। डी को हम स्लोप कहते हैं और ए को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। एक्सेल के अंदर ये सहूलत मौजूद है कि हम यहां पे स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी मैं यहां पे स्लोप फाइंड कर सकता हूं, और इसी तरह मैं इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकता हूं। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं। एक्सेल में अगर हमने फॉर्मूला यूज करना है, तो एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू। अब मैंने स्लोप फाइंड करनी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्लोप, बताने का लग गया है स्लोप लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, लेकिन नीचे लिखा आ रहा है नॉन वैल्यूज वाई, यानी वाई की जो नॉन वैल्यूज है ना वो मेंशन करें। अब वाई की वैल्यू लिखी हुई है B2 में, वाई की वैल्यू जो है वो B2 में आपने लिखा है, ये हाईलाइट भी हो गया B2, यानी B कॉलम है, सेकंड रो है, और ये कॉलम साइन है। कॉलम साइन का मतलब है कहां से लेके कहां तक डाटा ले, और इसका आखिरी जो डाटा है वो डाटा है B7 तक, तो मैंने यहां पे अब लिख दिया है B7। ये मैं इसे सिलेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्योंकि टैब यूज कर रहा हूं इसलिए वो सिलेक्ट करने में मुझे इशू हो है, मैंने टाइप कर दिया। तो आप तो जस्ट स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने B2 से B7 को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने y की वैल्यू दी, उसके बाद आपने कॉमा यूज करना है, तो हम कॉमा यूज कर लेते हैं। और अब आगे लिखा आ रहा है नोड x। अब x की जो वैल्यूज है वो है A2 से लेके A7 तक, और फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो ये देखेंगे ये स्लोप आ गई 5000।
आपको याद होगा कि वही सवाल है जिसको हमने क्लास में किया था, तो 5 आंसर आया था लेकिन 1000 रॉन्ग थे, तो इसलिए 5000 मैंने करा दिया था। तो ये 100 का आंसर कितनी जल्दी आ गया, ये तो मैंने टैब पे कर रहा हूँ, जब आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कर रहे होंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ये स्लोप इस तरीके से फाइंड हो सकती है। इसी तरह इक्वल टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट लिखा आ भी रहा है, अगेन इंटरसेप्ट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, नोन वैल्यूज ऑफ वाई D2 कॉलन B7, यानी के लिए कॉलन जो है वो रेंज को स्पेसिफाई कर देता है कि तुमने यहां से लेके यहां तक जाना है, देन कॉमा, फिर x की वैल्यू, तो x है A2 से लेके A7 तक, A2 कॉलन A7 ब्रैकेट क्लोज एंटर, 300,000 ए आ गया आपका। तो आपको याद होगा ये क्लास में हमने सॉल्व किया था, तो हमने 300,000 इसकी ए फाइंड की थी, स्लोप फाइंड की थी। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह हम चाहते तो हम इस डाटा को सिलेक्ट करते, और इस डाटा को सिलेक्ट करके ग्राफ भी इंसर्ट करके आंसर इसका ले सकते थे, लेकिन आपको क्योंकि ये करके नहीं दिखाना, इसलिए मैं इस ट्रेनिंग में ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। मैंने आपको एक सिंपल सा भी बता दिया कि जितना मर्जी डाटा आ जाए लेंथी, आपके पास एक्सेल मौजूद है, आप उसको कर लें। अब पेपर में एक्सेल की सहूलत नहीं होगी, ये तो घर में प्रैक्टिस के लिए ठीक है कि आपको पता चल गया कि आपका आंसर सही है या नहीं। एक्सेल पेपर में एक्सेल की सहूलत नहीं है आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करता हूँ जी। मैंने ये पेज 1 पेज आपके लिए बनाया है, मैं आज गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मैंने सिटी वाइज बनाए हुए हैं, मैं उनमें भी शेयर कर दूंगा, और आपने इन वीडियोस को देखना है। As fundamentals of cost and management accounting paper is a computer-based exam, you should know how to waste too much time in lengthy calculations. So be smart and study smart. I am sharing a few links for commonly used scientific calculators to find values of all variables of regression analysis using different scientific calculators. क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है, तो मैंने 2-3 लिंक शेयर कर दिए। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको यूट्यूब की वीडियो पे ले जाएगा, वहां पे जाके आप अपने कैलकुलेटर की शक्ल के मुताबिक वीडियो देखना, वो आपको तरीका बता देगा कि वैल्यू कैसे एंटर करनी है उस कैलकुलेटर में, का आंसर कैसे फाइंड होगा, आंसर कैसे फाइंड होगा, आर का आंसर कैसे फाइंड होगा। तो आप विदिन 1 मिनट डाटा एंटर करने में बस टाइम लगना है, आंसर तो आपको फौरन कैलकुलेटर में खुद ही निकाल देने हैं। तो हमें एमसीक्यू पेपर में यही बताना होता है कि रिग्रेशन को यूज करके बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, तो हमारा मसला हल हो गया। हमें कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई लेंथी कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ए भी निकल आएगा, बी भी निकल आएगा, आर भी निकल आएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं आज दूंगा, तो आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफाई करके लिंक्स भी कॉपी करके आपको भेज दिए हैं। तो ये इस तरीके से आपने करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम इतना लेंथी सवाल कैसे हल करेंगे, किस तरीके से होगा। तो ये आज के बाद आपको इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा इंशाल्लाह। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब मुझे आप स्पेसिफिकली आज जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, सिर्फ इनके बारे में यस नो में बता दें कि समझ आ गया है तो यस भेजिए मुझे मैसेज में, अदरवाइज हम अगली बात पे चलते हैं जो हमने पढ़ा था। शाबाश, वेरी गुड। जी
मैंने बेटा ध्यान से सुना करें, मैंने कहा है कि मैं गूगल क्लासरूम भी रख दूंगा, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, मैं आज रख दूंगा इंशाल्लाह, और आपके व्हाट्सएप में भी शेयर हो जाएगी, तो आपको फिक्र है ये आपको हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए बनाया। वही ही हमने कल काम किया था और आज माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें समझ आ गई है। अब हम इसके बाद अगली बात करते हैं जो हमने कल की। अच्छा, कल हमने एक और काम किया था, कॉस्ट कार्ड बनाना सीखा था। आज मैं आपको उसकी न्यूमेरिक इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ ताकि आपको वो जो कॉस्ट कार्ड था वो रिपीट भी हो जाएगा, फॉर्मेट भी, और आपको उसकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि कॉस्ट की कैलकुलेशन करा दे, तो ये कॉस्ट कार्ड की एग्जांपल भी आपके गूगल क्लासरूम में भी रख दी जाएगी और आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी जाएगी। तो इसलिए ये मैंने पहले इसलिए नहीं किया था कि स्टूडेंट ना फिर क्लास से पहले ही परेशान होने लग जाता है कि ये आज सर ने क्या शेयर कर दिया है। कल हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पढ़ा था कि कॉस्ट कार्ड क्या है, कि एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे हम कॉस्ट लिखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो मैंने कोशिश की है कि जितना कुछ हमने पिछले चंद दिन में पढ़ा है कॉस्ट के हवाले से, उनको एक पेज पे समराइज कर दिया। अगर आप इस पेज को याद रख लें, इसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कर लें, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें, तो आप समझो कि आपका पहले लेक्चर से लेकर आज तक का लेक्चर का सारे का मकसद पूरा हो गया है। A product X requires following resources for its completion. इस प्रोडक्ट को वुड चाहिए 10 फीट और वुड का रेट है 20 पर फीट। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इसको साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा। 10 फीट लकड़ी चाहिए और 1 फुट का रेट 20 रुपए है। इट मीन्स 200 की लकड़ी चाहिए इस प्रोडक्ट को। फिर इस प्रोडक्ट को 800 ग्राम्स चाहिए प्लास्टिक के, यानी ये लकड़ी और प्लास्टिक से मिलकर कुछ बन रहा है। 800 ग्राम चाहिए और इसका रेट है 400 पर केजी। अब देखिए रेट केजीज में है और ये ग्राम में है। अब आप ऊपर देखें तो ये फुट में था तो रेट भी फुट में था, लाइक विद लाइक। ये लाइक विद लाइक का काम ना हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा रहेगा, सारे टॉपिक्स में, एफसीएमए में भी, एमए में भी, एसएमए में भी, हमेशा जब भी हमने कोई प्लानिंग करनी है एक सर्टेन वैल्यू में करनी है। तो ये देखिए वुड थी फीट्स में, यानी इतने फुट लकड़ी चाहिए और उसका रेट भी पर फुट था, तो हमने सेम का मल्टीप्लाई किया। अब यहां देखें ये प्लास्टिक ग्राम्स में है और रेट पर केजी है, तो इसका मतलब है मुझे या तो रेट भी ग्राम में होता या रेट भी केजी में होता। तो अब मैं इस काबिल हूं, मुझे पता है कि 800 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। मुझे बचपन में आप पढ़ते थे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वो इसी दिन के लिए पढ़ाए गए थे कि आप इसको फ्यूचर में प्लानिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये केजी बन जाएगा, 0.8 केजी बन जाएगा। तो जब ये केजी हो गया तो रेट भी पर केजी है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 320 बनेगा। इसका मतलब है कि 200 रुपए की लकड़ी चाहिए इस प्रोडक्ट को, 320 रुपए का प्लास्टिक चाहिए। अब आपने हरगिज ये नहीं समझना ये कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें लकड़ी भी प्लास्टिक भी, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ कॉस्ट वाइज करना, हमारी तरफ से जो मर्जी बन रहा हो। अच्छा, इस प्रोडक्ट को लेबर का टाइम भी चाहिए, तो लेबर 4 घंटे लगाएगी इसको कंप्लीट करने के लिए।
और 1 घंटे का रेट 50 रुपए है। तो ये देखिए ये आवर्स थे और रेट भी पर आवर है, अगेन लाइक विद लाइक। यहाँ मिनट्स होते हैं तो फिर हमें आवर्स को मिनट में या मिनट को आवर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो हमें आता है। जब कभी सवाल आएगा हम तब कर लेंगे, अभी 200 हो जाएगा। डिजाइनर्स कॉस्ट, यानी जिसने इस प्रोडक्ट डिजाइन किया, जिसने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया, उस डिजाइनर की जो कॉस्ट है वो 20 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स है, यानी ये पर यूनिट 20 कॉस्ट है। तो इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये पर यूनिट ही है, ये ऑलरेडी पर यूनिट दिया हुआ है, पर केजी या पर आवर नहीं है। तो ये एक तरह से रॉयल्टी है, यानी जिस बंदे ने डिजाइन बनाया था इस प्रोडक्ट का, उसने पैसे लेने हैं पर यूनिट, तो 20 रुपए हमने उसको भी देने हैं। तो ये रॉयल्टी करूं तो वो बनेगा प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल इस प्रोडक्ट में 2 है, प्लास्टिक भी, रबर। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये प्राइम कॉस्ट का आंसर आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे प्राइम कॉस्ट इतनी लगेगी 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का डाटा है, तो ये 740 बन गया। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 20 पर आवर ऑफ लेबर। स्क्रीन पर देखिए और मेरी बात भी सुने। वेरिएबल ओवरहेड्स आर ₹20 पर आवर ऑफ लेबर, यानी 20 रुपीज इनकर होंगे वेरिएबल ओवरहेड्स के, लेकिन किस बेस पे? जितने लेबर के आवर्स हैं। तो लेबर के आवर्स कितने हैं? 4 आवर्स, 24। 80 रुपीज इसके वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएंगे। और अगर मैं इसमें 80 ऐड करूं तो ये बनेगा 820। अब इसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। कल फॉर्मेट पढ़ा था, आज फॉर्मेट भी रिवाइज होता जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट भी इसको कह सकते हैं। ये फॉर्मेट पेज नंबर 6 पे दर्ज भी हुआ है हैंडआउट्स के। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹100 पर यूनिट। ये भी हमने पर यूनिट बताया हुआ है, तो इसको सिंपल 100 लिख देना। इसके अंदर इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर यूनिट ही है, पर केजी पर आवर नहीं है, इसलिए किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और इसको भी अगर ऐड कर दे तो हमें कल पता चला था कि इसको हमने नाम दिया था फुल कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसका एक और नाम भी होता है अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। क्या किया हमने पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया तो वो बना प्राइम कॉस्ट। फिर हमने उसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऐड किए तो वो बनी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड की तो वो बन गई टोटल कॉस्ट, फुल कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट या अब्जॉर्प्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिर ये तो थी प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी जब हमने यूनिट बनाना है तो हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना कि फंक्शनल में प्रोडक्शन भी आती है, नॉन प्रोडक्शन में। तो ये जो सारा हमने यहां तक काम किया है ना, ये सारी की सारी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट। अब फैक्ट्री के नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी होते हैं, लाइक एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट है, तो इनको भी देखते हैं। तो इसी सवाल में मैंने बता दी सेलिंग कॉस्ट इज 50 पर यूनिट। अगेन ये पर यूनिट ही है, तो जस्ट 50 लिख देंगे। एडमिन कॉस्ट आर आल्सो 60 पर यूनिट, तो ये पर यूनिट है। मार्केटिंग कॉस्ट इज 20 पर यूनिट, ये भी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 920 में बहुत सारी चीजें भी ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। आई रिपीट, क्या बनेगा? प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, जो तीनों चीजें हैं ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में
पढ़ा हुआ था कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के अलावा है, सेलिंग, एडमिन, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरह की सारी। तो ये आपका कितना हो जाएगा जी, 1050। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट ऑफ एक्स जो है उस पे टोटल खर्चे इस कंपनी के कितने हैं एक यूनिट पे, पर यूनिट। अच्छा, अब हमें करना क्या था इस सवाल से, हमसे कुछ मासूम रिक्वायरमेंट्स पूछी थी। प्राइम कॉस्ट बताएं, तो प्राइम कॉस्ट मैं निकाल चुका हूं, 740 आंसर आ गया जी प्राइम कॉस्ट का। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट बताएं, तो मार्जिनल कॉस्ट का आंसर 820 आ गया। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 920 आ गई। फुल कॉस्ट पर यूनिट वो 1050 आ गई। तो देखें, हमने सवाल पढ़ा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है, हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, तो हमने 4 रिक्वायरमेंट सवाल पढ़ते पढ़ते हल करनी थी। एमसीक्यू में अगर ये सारा स्टेप हो सकता है ना कराए, हो सकता है सिर्फ प्राइम कॉस्ट पूछ लेता, इतना डाटा लेके प्राइम कॉस्ट पूछ लेता, तो सिर्फ 740 तक कैलकुलेट करना था। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट पूछ लेता तो 820 तक सॉल्व करना था, और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पूछता तो 920 तक सॉल्व करना था। और अगर फुल कॉस्ट पर यूनिट कहा है डी पार्ट तक, तो जितना हमने काम किया यहां तक ये करना है। अभी इसके आगे भी कुछ चीजें हैं। अगली चीज कहता है सेल प्राइस फाइंड करें। अब मैं आपको सेल प्राइस फाइंड करने का तरीका बताता हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है कि कॉस्ट पे चीजें बेचती, हमेशा कॉस्ट में कुछ मुनाफा मिल जाता है, तो फिर सेल प्राइस बनता है। इट मीन्स कि जो सेल प्राइस होगी वो हमेशा किस चीज के बराबर हुआ करेगी, जो आपकी कॉस्ट आई है उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करना है। कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करना तो प्राइस बन जाएगी। अब कॉस्ट कौन सी, जाहिर बात है फुल कॉस्ट। ये जो एडमिन सेलिंग है ये हमने सवाल के लिए थोड़ा लगाए हैं पैसे, हमें कस्टमर से पूरे करने हैं, तो हमारी जो फुल कॉस्ट होगी वही हम कॉस्ट लेंगे 1050। तो ये फुल कॉस्ट है। अब इसके अंदर अगर प्रॉफिट मुझे पता हो कि इतना मैंने प्रॉफिट लेना है, तो जिंदगी आसान होगी, प्राइस आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इस सवाल की डाटा को। इस क्वेश्चन में लिखा है, इट इज कंपनीज पॉलिसी टू डिटरमिन सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्लस 30% एज मार्कअप। यानी हमें प्रॉफिट लेना है 30% मार्कअप। अब जिन लोगों ने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है उन्होंने ये वाले काम मार्कअप मार्जिन जो है ये ऑलरेडी वहां पढ़ा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो हमारे साथ पढ़े आईसीएम में, हो सकता है उनको याद ना हो कि उन्होंने पहले ग्रेजुएशन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो मैं उनका दिखा रहा हूँ। मार्कअप का मतलब है, मार्कअप होगा प्रॉफिट ही है एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। अब जैसे इस सवाल में लिखा है परसेंट मार्कअप, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस लाइन को ट्रांसलेट करना है 30% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट है 1050, इसका 30% आपने लेना है। 30% जो होगा 1050 का वो आपका प्रॉफिट है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1050 का 30%, तो ये बना जी 315। 315 प्रॉफिट आ गया। कहां से प्राइस पता चल गई, ये हमने ई पार्ट सेल प्राइस भी कैलकुलेट करनी। मैं इसको रिपीट करता हूँ, जिनको कोई
थोड़ी कंफ्यूजन रह गई है वो ध्यान से सुने। हमेशा कोई भी कंपनी जब कोई चीज बेचती है तो वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेचती है, कॉस्ट पे सेल नहीं किया जाता नॉर्मली। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्कअप, मार्कअप का मतलब है कि प्रॉफिट होगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो फिर हमने जितनी कॉस्ट फाइंड की है उसका 30% दिया, वो 15 बना, तो ये मार्कअप की अमाउंट आ गई, यानी प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। उसको हमने कॉस्ट में ऐड किया, प्राइस बन गई। अब मैं यहाँ पे ही आपको एक और कॉन्सेप्ट भी दे देता हूं जो कि यहाँ रिक्वायर्ड तो नहीं था। अगर यही वर्डिंग होती 30% मार्जिन, मार्जिन क्या है? मार्जिन भी प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट किस चीज का होता है? एज परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, यानी जो सेल प्राइस होगी उस पर परसेंटेज अप्लाई करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 30% है, ये 30% किसका लेना है? सेल प्राइस का। मैं आपको इसकी भी कैलकुलेशन कर देता हूं। इक्वेशन लिखी, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट इज 1050, सेल प्राइस हमने फाइंड करना है। नाउ प्रॉफिट इज 30% मार्जिन, तो इट मीन्स 30% ऑफ सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस का 30% रूल है हमारा मार्जिन में। मार्कअप में कॉस्ट पे था, सेल प्राइस है नहीं तो इसे एक्स कह लेते हैं। ये हो जाएगा 30% ऑफ एक्स, जो कि बन गया 0.30x। ये एक्स वाली रकम एक तरफ कर ले, x माइनस 0.30x विल बी इक्वल टू 1050। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, x में से ये लेस करेंगे तो ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से ये बच गया 0.7। implies x is equal to 1050 divided by 0.7। x का आंसर फाइंड आउट कर लो। x कितना आ गया? 1500। x हमने किसको कहा था? प्राइस को। प्राइस निकल आएगी, सेल प्राइस निकल आएगी, यानी अगर मार्जिन होता तो सेल प्राइस 1500 रखेंगे, और अगर मार्कअप है तो सेल प्राइस जो है 1365 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मार्जिन वाली कैलकुलेशन का। मार्जिन वाली कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में से नोटबुक पे भी कीजिएगा। ये मार्कअप वाला भी स्क्रीनशॉट ले लें, और हम याद रखना है। आज के बाद मैं इतनी डिटेल से बताऊंगा क्योंकि एक बहुत बेसिक सा चीज है। अच्छा, तीन पार्ट तक इसे करना है। एफ पार्ट क्या कहता है? कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए। अभी हमने प्रॉफिट की बात की, तो कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए। अब कुछ डाटा रहता भी आगे, तो मैं उस डाटा को बढ़ता हूं। कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मंथ, एंड कंपनी आल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 पर मंथ ऑन द बोरोइंग। यानी इसने कुछ उस पर इसने इंटरेस्ट भी दिया है 10,000 रुपए का, और क्या कहते हैं टैक्स भी देना है इसने 25%। अब मैं आपको जरा नोटबुक पे इसको सॉल्व करता हूं जी। हमने जो जो चीजें वहां फाइंड की है उन फिगर्स को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। हम मार्कअप वाला स्नैपशॉट पढ़ रहे हैं ना, तो हमने प्रॉफिट का फाइंड किया था, प्रॉफिट पर यूनिट 315, वो मैं पिछले पेज पे कैलकुलेशन कर चुका हूं।
हमने कहा हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी 1365 की, उसमें से हमारी कॉस्ट है 1050, जो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हमें 315 का एक यूनिट के पीछे मुनाफा होगा। अब इस कंपनी ने टोटल यूनिट्स कितने बेचे? इट वाज 10,000 10,000। तो कंपनी ने 10,000 यूनिट्स बेचे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना बना? 10,000 से हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 3150,000 इतना प्रॉफिट इस कंपनी को बना। इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दिया, और इंटरेस्ट कितना दिया? इंटरेस्ट भी एक्सपेंस होता है जी, 10,000। इसमें कुछ बोरो किया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट दिया। तो ये जो आंसर आया, अच्छा एक बात और देखिएगा, ये जो 3150 ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, इसका नाम होता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसका एक और नाम भी होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वो मुनाफा है जिसमें से अभी इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ और टैक्स भी पे नहीं हुआ, और इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये टर्म नहीं है, पीबीआईटी। आपने अभी लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो 3.15 मिलियन है, 31,50,000, ये आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इस पैसे में से अब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना, तो ये बना 3140,000। अब ये जो आंसर आया इसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर, इसको हम लिख सकते हैं पीबीटी। पहले तो हमने पीबीआईटी लिखा था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस पे टैक्स भी आ गया, और टैक्स जो है, टैक्स कितना है इस क्वेश्चन में? 25%। तो 25% टैक्स लग गया इस पे। तो ये जो रकम बची, इसका 25% आपने लेना, 7,85,000। तो ये टैक्स में माइनस हुआ। जो आंसर आया इसे कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। टू 355,500 ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर भी आ गया। देन नेट प्रॉफिट बताए, ये भी आ गया। और अगली बात है नेट प्रॉफिट पर यूनिट बताए, एच रिक्वायरमेंट, नेट प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये देखें, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया आपके पास। ये वाला आंसर 3150,000 ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये आपका नेट प्रॉफिट है टोटल में। और अब वो कहते हैं नेट प्रॉफिट पर यूनिट बताएं। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल नेट प्रॉफिट। इसको आप टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो। आपका टोटल प्रॉफिट था 2355,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स थे आपके। तो ये 3 जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर बचा ₹235.5। तो ये आपका पर यूनिट नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट पर यूनिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर यूनिट कितना था? वो
पर यूनिट था 315, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड पर यूनिट में 315 था। तो ये आपका नेट प्रॉफिट इतना हुआ क्या कि ये वो था जो हमने अर्न किया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हमने अपना इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट पे की, फिर हमने ऑब्लिगेशन थी, पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, तो टैक्स पे किया, और फिर एट द एंड हमें नेट प्रॉफिट पर यूनिट इतना बचा। तो देखिए जितना कुछ हमने पढ़ा था पहली क्लास से लेके आज तक, वो इस सारी एग्जाम्पल में सम अप हो गया। हमने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आ गए इसमें प्राइम कॉस्ट में, फिर वो फंक्शनल का कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन, वो आ गई, फिर प्रॉफिट था, कॉस्ट कार्ड बनाया। तो आज हमने वो कॉस्ट कार्ड बना के एग्जाम्पल भी कर ली। अब आपको मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि आपने पेपर से पहले जो प्रैक्टिस करनी होती है ना, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन लाजमी करके जाने होते हैं। जो आखिरी रात है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन लाजमी करके जाने हैं। तो आप इस एक क्वेश्चन को उस लिस्ट में रख लें कि आपने ये वाला सवाल वेरी बेसिक है, ये पहले टॉपिक से रिलेटेड कॉस्ट क्लासिफिकेशन से, इस न्यूमेरिक को लाजमी करके जाना है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट सामने होंगे। प्राइम कॉस्ट बता दे, मार्जिनल कॉस्ट बता दे, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट बता दे, फिर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दे। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट इसी एक इलस्ट्रेशन के अंदर सामने होंगे, और ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। आपको आज अपलोड में कर दूंगा। इसमें एक आखिरी बात रह गई है, कॉस्ट कार्ड एग्जाम्पल, एक रिक्वायरमेंट ROCE। ये ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये हमने कल एक बात स्टार्ट की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का नाम दिया था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमने 4 हेड्स बनाए थे, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इन चीजों को कल मैं क्लास के स्टार्ट पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं आपके थोड़ी गाइड करना चाहता हूँ कि रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो फिर मैं आपको ये ROCE की कैलकुलेशन करवाऊंगा बाद में, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस को एक नजर देख लेता हूँ। अगर आपको कोई इशू आज के लेक्चर से रिलेटेड है तो वो मुझे आप अभी चैट बॉक्स में बताएं। होप सो कि आज आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, नोट करना, आपने कल की क्लास में आने से पहले क्या करना है। आपने ये जो 3 इलस्ट्रेशन है एक्सेल की शीट में, स्क्रीनशॉट ले जरा इनका। शीट 1, ये शीट 2 का स्क्रीनशॉट लो। यही क्वेश्चन है जो कल का ग्रुप में घूम रहा है। शीट 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये वाली भी अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। आपने यूट्यूब से पहले वीडियो देखनी है अपने कैलकुलेटर के हिसाब से, उसको समझना है, और ये तीनों क्वेश्चन आपने कैलकुलेटर से करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप कैलकुलेटर से इसे करेंगे, पहले आपने एक सवाल हल किया तो वो ABCR सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, वो आपने नोट कर लेंगे। कैलकुलेटर में एक सवाल करने के बाद जब हम दूसरा सवाल करते हैं तो हमें कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर करना होगी, वरना आप दूसरा सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक क्वेश्चन करके कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर कर लेंगे। और कैलकुलेटर की मेमोरी कैसे क्लियर होगी, वो आप अपने बुकलेट के कैलकुलेटर को पढ़ लें। वहां एक बटन होता है CLR, कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन लिखा होता है CLR। तो जो क्लियर के फंक्शन से वहां से आपने क्लियर कर देना। अगर पता ना चले तो यूट्यूब से देख लो कि मेमोरी कैसे क्लियर करनी है।
तो आपने एक सवाल करने के बाद कैलकुलेटर की मेमोरी को रिफ्रेश करके फिर दूसरा सवाल करना है कैलकुलेटर से, और तीनों सवाल आपने कैलकुलेटर से करने हैं। फिर एक और काम जो आपने करना है, ये जो कॉस्ट कार्ड की एग्जाम्पल है, आपने इसकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स, प्राइम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल कॉस्ट, सेल प्राइस, जितने मैंने काम कराया है ईच रिक्वायरमेंट तक, इतना आपने ये सारा काम कल करना है। कल आने से पहले, क्लास में आने से पहले आपको ये आता हो। तो ये छोटे से टास्क है जो आपने परफॉर्म करने हैं। और बाकी कल का हमारा एजेंडा ये होगा कि हम शुरू डिस्कस करेंगे जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, और फिर 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशंस रहती हैं, और इन डेफिनेशंस को कंप्लीट करके हमारा जो पहला है कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि ये जो कॉस्ट कार्ड है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीजीएस, क्योंकि हो सकता है किसी किताब में सीजीएस लिखा हो या पढ़ा हो, तो सीजीएस और कॉस्ट कार्ड एक ही चीज है, बस उसमें परफॉर्मा में थोड़ा सा फर्क आता है, वो मैं बताऊंगा आपको, वो अभी उसे पेंडिंग करें। अभी आप इन चीजों को बस सीखिए। सीजीएस का कॉन्सेप्ट नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, जब ये पेपर रिटर्न होता था, जैसे कुछ लोग अगर मैथ्स वाली बुक पढ़ रहे हैं, तो वो पुराने सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छी किताब थी, वहां पे वो सीजीएस के क्वेश्चन देता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाले, लेकिन उसका फॉर्मेट भी ना ऐसे ही है, बस उसमें टोटल में कैलकुलेशन की जाती है। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं एक ही दिन में सारी डेज नहीं देता, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जितना बता रहे हैं उतना आपने बस अंडरस्टैंड करना है। सीजीएस भी इंशाल्लाह आपको आ जाएगी, और आप समझो कि आधी तो आ चुकी है। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड कल करेंगे, इसलिए मैंने आज नहीं कराया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, मार्कअप इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हम डेली लाइफ में मार्कअप इंटरेस्ट को कह रहे होते हैं, वो बैंकर की लैंग्वेज है। जो बैंक वाला बैंकर मार्कअप इंटरेस्ट को कह रहा है, लेकिन मैंने मार्कअप इंटरेस्ट को नहीं कहा। मैं आपके सामने स्क्रीन करता हूँ कि बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट एक स्टूडेंट ने किया है, क्योंकि बच्चे बहुत मशहूर हैं, वो तो टीवी का एड अखबार देख के कि मार्कअप को इंटरेस्ट होता है, तो शायद इंटरेस्ट ही है। तो मैं आप बात गौर से सुन लें, मार्कअप प्रॉफिट है। बैंक वाला इसे मार्कअप इसलिए कहता है कि बैंक ने आपको कर्जा दिया है, तो बैंक का मुनाफा है वो, लेकिन हमने अकाउंटिंग में मार्कअप प्रॉफिट को कहा है, इंटरेस्ट को नहीं कहा। हमने इंटरेस्ट को सेपरेट अकाउंट फॉर किया। अब अगर आप देखें तो प्रॉफिट 315 है, जिसे हमारा मार्कअप का है, और इंटरेस्ट को मैं बाद में यहाँ पे लेके आया हूँ 10,000। तो हमारे लिहाज से इंटरेस्ट ज्यादा चीज है, हम बैंकर है। एक कॉन्सेप्ट आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ना, सेपरेट एंटिटी, और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करना है हमेशा। तो हम अस्सलाम वालेकुम सर, एंड हो गया सर जी सर, क्लास का टाइम एंड हो गया सर। जी मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर। मार्कअप जो है, मार्कअप हमने प्रॉफिट को कहा है, हमने इंटरेस्ट को नहीं कहा, ठीक है। मार्जिन और मार्कअप दोनों प्रॉफिट हुए हैं, बस फर्क ये है कि मार्कअप में हमने परसेंटेज अप्लाई करनी होती है कॉस्ट पे, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, और मार्जिन में हमने परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस लिया है, और सेल प्राइस अगर नहीं है तो हमने उसे एक्स सपोज कर लिया था, और फिर हमने एक्स का 30% कैलकुलेट कर लिया। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। जो काम आपको मैंने कहा वो आपने प्लीज कर लेना, वरना मेहनत का कोई फायदा नहीं। हाफिज। थैंक यू सर।